चलिए आज के लेक्चर को आरंभ करते हैं। हम सबसे पहले हम सेक्शन 9 की स्टडी करते हैं। सेक्शन 9 कल हमने स्टडी किया था। क्या होता है जिसमें पार्टनर्स जो होते हैं वो ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज के लिए काम करें, ये उनकी जनरल ड्यूटी बनती है। पार्टनर्स की ड्यूटी बनती है कि वो ट्रूथफुल और फेथफुल रहे, जस्ट और फेथफुल रहे, एक दूसरे के प्रति ईमानदार रहे, एक दूसरे के प्रति न्यायपूर्वक बर्ताव करे, जैसे आप अपने घर वालों के साथ करते हैं। ट्रू अकाउंट सरेंडर करे और फुल इंफॉर्मेशन दे। ट्रू अकाउंट सरेंडर करे और फुल इंफॉर्मेशन दे। तो ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज के लिए काम करे, ट्रूथफुल रहे, फेथफुल रहे, ट्रू अकाउंट्स दे, पूरी इंफॉर्मेशन दे। अगर पार्टनर्स जो हैं उनमें से किसी एक पार्टनर को स्पेशल नॉलेज है तो उस पार्टनर को क्या करना चाहिए? अपनी नॉलेज को शेयर करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? करना चाहिए सर। करना चाहिए सर। ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज, ठीक है, ये आपकी ड्यूटी बनती है। इफ यू आर हैविंग सम स्पेशल नॉलेज, ठीक है, देन यू शुड डिलीवर। If one of the partner is having special knowledge, then that partner should deliver the knowledge to firm. ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज के लिए काम, जितना हो सके एक दूसरे के लिए मरना है, एक दूसरे के लिए जीना है, ऐसे बिजनेस पार्टनर हमें बनना है। चलिए जी, सेक्शन 10 में हमने स्टडी किया था कि कोई भी पार्टनर अगर फ्रॉड करता है फर्म के अन्य पार्टनर्स के साथ, फर्म के साथ, तो उस पार्टनर की ड्यूटी बनती है कि वो फर्म को क्या करे? कंपनसेट करे, इंडेमनीफाई करे। बिल्कुल सही, ठीक है। ये सेक्शन 10 में लिखा हुआ। सेक्शन 11 के दो पार्ट थे, सब सेक्शन 1 और सब सेक्शन 2। सब सेक्शन 1 कहता है कि पार्टनर्स को आपस के राइट्स डिसाइड कर लेने चाहिए थ्रू एग्रीमेंट। एग्रीमेंट रिटन हो, ओरल हो, यानी कि एक्सप्रेस्ड हो, या फिर इम्प्लाइड हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, बट पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए जिससे वो आपस के राइट्स और ड्यूटीज को डिसाइड करें। हालांकि अगर उन्होंने आपस में एग्रीमेंट नहीं बना रखा तो ये एक्ट अप्लाई हो जाएगा। एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड जनरली वैलिड होते हैं, वॉइड होते हैं? वॉइड होते हैं। शुभम, क्या होता है एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड? क्या होता है एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, शुभम? सर किसी को व्यापार करने से रोकना, किसी को व्यापार करने से रोकना, किसी को व्यापार करने से रोकना असंवैधानिक है, ट्रू और फॉल्स? सर अगर वैसे तो ट्रू है, पर सेक्शन, इस सेक्शन के अकॉर्डिंग नॉर्मली पूछ रहा हूँ, इस सेक्शन के पॉइंट नॉर्मली तो सर वर्ड है, वर्ड है। किसी को भी व्यापार करने से रोकना, किसी को भी उसकी पर्सनल लिबर्टी छीनने की कोशिश करना, मतलब क्यों, क्या लॉजिक है? ये बकवास बातें हैं और ऐसा नहीं होना चाहिए। और ऐसा किसी भी एग्रीमेंट, चाहे उस पर साइन हो किसी पर्सन की, उसको इन्फोर्स नहीं करवाया जा सकता। जिसने साइन किए हैं उस पर कोई बंधन नहीं है, ठीक है। आज हम किसी से ये साइन करवा लेते हैं कि तू हमारा जिंदगी भर मजदूर बन के रहेगा। हमने किसी व्यक्ति को पैसे दिए और पैसे देते टाइम उसे साइन करवा लिए कि तू हमारे यहाँ बाउंड लेबर के तौर पे काम करेगा, तू हमारे यहाँ बंधुआ मजदूर के तौर पे काम करेगा। क्या ये एग्रीमेंट वैलिड है? क्या हम उसको बंधुआ मजदूर बना सकते हैं, कोर्ट में इन्फोर्स करवा सकते हैं इस एग्रीमेंट को? नो सर। नहीं, ये एग्रीमेंट बकवास है, इसको कोर्ट लागू नहीं करेगी। इसलिए अगर आपने किसी को रोकता है व्यापार करने से और अगले ने साइन भी कर दिया कि हाँ मैं व्यापार नहीं करूंगा, तो भी वो व्यापार कर सकता है, यस और नॉर्मली? यस सर, कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, ठीक है। सेक्शन 11 का सबसेक्शन 2 कहता है कि नॉर्मली एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड वर्ड होते हैं, बट हम जो कह रहे हैं वो ज्यादा प्रभावी होगा। और हम ये कह रहे हैं कि एक फर्म अपने पार्टनर को रोक सकती है कॉम्पीटिंग बिजनेस करने से या नॉन कॉम्पीटिंग बिजनेस करने से? बोथ। A firm can stop its partners, a firm can restrain its partner from doing any kind of business other than the partnership firm business। और उसके लॉजिक यही है कि भी फर्म के ऊपर फोकस करो, सीधी सी बात है, ठीक है, बिल्कुल लॉजिकल है, इसमें कोई गड़बड़ वाली बात नहीं। फिर हमने सेक्शन नंबर 12 डिस्कस किया। हमने सेक्शन नंबर जो 12 डिस्कस किया उसमें हमने कहा कि अगर पार्टनर्स के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट है, if there is any contract between the partners, then that contract will apply or the section 12 will apply।
Contract. Contract, then sir. that contract will apply. But if there is no contract between the partners, who will manage the affair of the business, then who is entitled to manage the affair of the business? All the partners. All All the partners. Then all partners are entitled to manage the affairs of business. All partners are equally entitled. They can come in the business, they can give their opinion, and every partner must be consulted before taking any decision, whether it be routine decision or it be a capital decision. Every partner must be consulted. हर partner की राय लेनी चाहिए. लेकिन ordinary matters पर अगर राय विभिन्न आ रही है, अलग अलग आ रही है, तो ordinary matters पर राय सबकी ले ली, लेकिन decision किसका चलेगा? मेजोरिटी पार्टनर का डिसीजन प्रिवेल करेगा. ठीक है. और जो कैपिटल मैटर्स होते हैं जिसमें फर्म का बिजनेस का नेचर चेंज हो रहा है, उस पर कंसल्ट भी सबसे करना है और सबकी कंसेंट भी लेनी है, यानी कि सबका वोट जरूरी है. यूनानिमस कंसेंट बोलेंगे आपसे. बिल्कुल. ये 12C में था. 12A में था कि हर पार्टनर इंटाइटल्ड टू टेक पार्ट इन द बिजनेस ऑफ द फर्म. ठीक है. 12B में था कि हर पार्टनर को करना भी चाहिए, डिलीजेंटली पार्ट करना चाहिए. क्या मतलब होता है डिलीजेंटली का? एक्टिवली पूरे मन से. ठीक है. एक्टिवली पार्ट करना चाहिए. ठीक है. डिलीजेंटली का मतलब होता है कि पूरे लगन से. ठीक है. बिल्कुल सही. राइट. अच्छा. 12D कहता है कि हर पार्टनर के पास राइट है कि वो बुक्स ऑफ अकाउंट को एक्सेस कर सकता है, अन्य बुक्स को भी एक्सेस कर सकता है, इंस्पेक्ट कर सकता है, फोटोकॉपी ले सकता है. ये राइट एक्टिव पार्टनर को है, स्लीपिंग पार्टनर? All partners. All partners enjoy this right, whether the active partner or the sleeping partner. Every partner enjoy the right to get the books, to inspect the books and to take copy of the books. और अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाए तो उसकी लीगल हायर या लीगल रिप्रेजेंटेटिव या ड्यूली ऑथराइज्ड एजेंट को ये राइट मिल जाता है. ये आपका 12D और 12E था. यहां तक क्लियर है? तो आगे चलूं मैं? Yes, sir. हाँ जी. पूछे हिमांशु बेटा. सर अफोरसेड का क्या मतलब होता है? अफोरसेड का मतलब होता है ऊपर जो कहा गया. जैसे ऊपर कुछ उन्होंने बोला होगा, फिर नीचे कुछ आया होगा, नीचे जो आप डिस्कस कर रहे हो उसका ऊपर वाले से लिंक है, तो वो कह रहा है कि ऊपर जो कहा गया उसको ध्यान में रखते हो. ओके सर, थैंक यू. तो मुझे दिखा दो, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं. सर 12D के ऊपर है सर. 12D के ऊपर जो एक्सप्लेनेशन है उसके ऊपर? हाँ जी सर. हाँ जी, मैं चेक करता हूँ. ट्वेल्व डी के ऊपर यहाँ कहाँ? सर ये जो लाइन है ना ऊपर, It may be mentioned. अच्छा. वाली लाइन में है सर. ठीक है. It may be mentioned that the aforesaid majority rule will not apply where there is a change in the nature of. वो ऊपर बता रहा था ना कि जो ऑर्डिनरी मैटर्स है उसमें मेजोरिटी की चलेगी. अब ये कह रहा है कि ऊपर जो मेजोरिटी रूल डिस्कस किया था वो वहां अप्लाई नहीं होगा जहां पर फर्म का बिजनेस का नेचर चेंज हो रहा है. ठीक है. फर्म के बिजनेस का नेचर चेंज हो रहा है तो मेजोरिटी रूल चलेगा या सबकी कंसेंट चाहिए? सबकी कंसेंट. यूनानिमस सबकी कंसेंट चाहिए. यूनानिमस कंसेंट, 100% कंसेंट चाहिए. ठीक है. ओके. अब आगे हम डिस्कस करते हैं म्यूचुअल राइट्स एंड लायबिलिटी. और किसी बच्चे का डाउट हो सेक्शन 12 तक? चलिए. पूजा एंड अंशिका, आर यू देयर? Yes, sir. पूजा अपनी शक्ल Yes, दिखाइए. sir. पूजा और अंशिका अपनी शक्ल दिखाइए जरा. हाँ जी बेटा, नोटबुक वगैरह सारी कंप्लीट कर रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. आज आप अपने दोनों बच्चे ना मुझे नोटबुक की पीडीएफ भेजोगे. मेरे पास आप दोनों की पीडीएफ नहीं आई एक भी. Yes, sir. ठीक है. Yes, sir. ठीक है बेटा. चलो जी, सेक्शन 13 को डिस्कस करते हैं. म्यूचुअल राइट एंड द लायबिलिटीज. म्यूचुअल राइट एंड लायबिलिटीज ऑफ द पार्टनर. सेक्शन 13 कहता है कि अगर पार्टनर्स के बीच में कुछ डिसाइड हो रखा है तो वही चलेगा. कहां से पता चला मुझे कि कुछ डिसाइड हो रखा है तो वही चलेगा? कॉन्ट्रैक्ट. Contract. यहाँ लिखा हुआ है सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर. सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट का मतलब अगर कॉन्ट्रैक्ट में कुछ लिख रखा है तो वो चलेगा, नहीं है तो फिर हम बता रहे हैं चलेगा. अच्छा, यहाँ पे ये लिख देते कि नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पार्टनर. तो उसका मतलब क्या होता है?
कॉन्ट्रैक्ट में लिखी बातें रिसाइड कॉन्ट्रैक्ट होने के बावजूद। हाँ, उसका मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट होने के बावजूद भी ये होगा जो हम बता रहे हैं। लेकिन ये बार बार बेचारे क्या लिख रहे हैं, ये बार बार लिख रहे हैं सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर, यानी कि जो पार्टनर्स के बीच में डीड है वो ज्यादा शक्तिशाली मानी जाएगी, और डीड नहीं है तो फिर हम जो बता रहे हैं चलिए। कंपनी लॉ पढ़ोगे तो वहां पे क्या लिखा मिलेगा, बोले कि आर्टिकल में जो लिख रखा है भूल जाओ, हम जो कह रहे हैं वो चलेगा। तो कंपनी लॉ को रिजिड माना गया, फ्लेक्सिबल माना गया, है ना। वहां पे आप अपने रूल अपने उसूल जल्दी से चला नहीं पाओगे। यहाँ पर आपको बहुत खुली छूट है कि आप आपस में कॉन्ट्रैक्ट करके कुछ भी डिसाइड कर सकते। नहीं करोगे तो बस फिर हम 13A पर आते हैं। 13A कहता है रेमुनरेशन। रेमुनरेशन टू द वर्किंग पार्टनर, द पार्टनर्स को रेमुनरेशन। सेक्शन 13A कहता है कि अगर पार्टनर्स के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है कि कितना रेमुनरेशन मिलेगा, तो बताइए कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, कितना रेमुनरेशन मिलेगा, तो कितना रेमुनरेशन मिलेगा वर्किंग पार्टनर? नहीं मिलेगा सर। क्या बात है, मतलब ये तो बहुत गलत बात है। ये तो बहुत गलत बात है कि मतलब पार्टनर्स जो हैं, ठीक है, उनको काम करने के लिए रेमुनरेशन नहीं मिलेगा इफ देयर इज नो एग्रीमेंट। अपनी फर्म में काम करने के लिए, अपनी फर्म में काम करने के लिए सर कैसे? अच्छा if no agreement is there between the parties। अगर पार्टनर एग्रीमेंट बना ले तो दो सर फिर मिलेगा जितना मेंशन है, मिलेगा। फिर मिल जाएगा जितना मेंशन्ड है, ठीक है। अच्छा संजीत, एक बात बताओ मुझे, पार्टनर्स ने आपस में कोई रिटर्न या ओरल एग्रीमेंट नहीं कर रखा, और 3 पार्टनर्स हैं, हिमांशु, अर्पित और हरिकेशव। हिमांशु, हरिकेशव और अर्पित, कोई इनके बीच में एग्रीमेंट मतलब एज सच नहीं है, कोई ओरल या रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है। बट ना फर्म हमेशा से क्या करती रही, हिमांशु जो वर्किंग पार्टनर है उसे 2 लाख रुपए महीने की सैलरी देती रही, और ये स्लीपिंग पार्टनर थे, इन्होंने कभी ऑब्जेक्शन भी नहीं उठाया इसका, और ऐसा पिछले 5 to 6 ईयर से चल रहा है। क्या अब ये इम्प्लाइड हो चुका है? हाँ जी कनिष्का, क्या अब ये इम्प्लाइड हो चुका है? यस सर। क्या अब आगे वाले सालों में भी हिमांशु को 2 लाख पर मंथ मिलते रहेंगे? यस सर। अर्पित और हरिकेशव नाचे क्यों भाई, हम तो नहीं देने देंगे 2 लाख रुपए, 2000 रुपए लेने तो ले ले महीने के। फिर कोर्ट में वो प्रूव सर तब भी होगा क्योंकि वो इम्प्लाइड हो चुका है, इम्प्लाइड एग्रीमेंट हो चुका है। 5-6 सालों के अकाउंट्स कोर्ट में पेश कर देंगे पिछले 5-6 सालों के कि उनका सेटलमेंट कैसे होता रहा है, और वो जो अकाउंट सेटल होते रहे वो एक प्रूफ बन जाएगा कि हमारे यहाँ यही चलता है, ठीक है। तो इन्होंने लिखा भी हुआ है यहाँ पर एनालिसिस के अंदर, नो पार्टनर इज इंटाइटल्ड टू रिसीव एनी रेमुनरेशन इन एडिशन टू हिज शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म, but this rule can always be varied by the express agreement or by a course of dealings, in which case the partner will be entitled to remuneration। उस केस में पार्टनर को मिल जाए। Thus a partner can claim remuneration even in the absence of contract when such remuneration is payable under the continued usage। continued usage का मतलब कोई भी बच्चा ट्राई करे, कब तक फॉर्म रेगुलरिटी में वो चल रहा था। कनिष्का क्या कह रहे थे, बताओ। मतलब पास्ट में भी वो काफी ज्यादा उसमें मतलब उनके अकाउंट्स में शो हो रहा था। हाँ, और उन्हें उस पहले रेमुनरेशन मिल रही थी। हाँ, कॉन्टिन्यूड का मतलब लगातार, यूसेज का मतलब चल रहा था, तो जब लगातार ये चल रहा था तो आगे भी यही चलेगा। अब ये कस्टमरी हो गया है, ठीक है, अभी यूसेज ऑफ ट्रेड हो गई है, पार्टिकुलर बिजनेस की एक इम्प्लाइड आप कह सकते हो रिक्वायरमेंट हो गई। चलिए जी, इन अदर वर्ड वेर इट इज कस्टमरी
टू पे रेम्यूनरेशन टू अ पार्टनर, जहां पर ऐसा हमेशा से होता रहा है कि पार्टनर को बिना कुछ लिखित या फिर ओरल एग्रीमेंट के भी हम देते रहे रेम्यूनरेशन, तो आगे भी मिलता रहेगा। तो नॉर्मली अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है तो रेम्यूनरेशन नहीं मिलेगा, एग्रीमेंट है तो मिल जाएगा। एग्रीमेंट रिटन हो, ओरल हो या इम्प्लाइड हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इम्प्लाइड का मतलब है कंटिन्यूड यूसेज, इम्प्लाइड का मतलब है कि वहां पर कस्टम ये बन गई थी रेम्यूनरेशन देने की, तो आगे भी मिलता रहेगा। उसके बाद आता है 13B। एक फर्म है जिसमें 3 पार्टनर है, हिमांशु, अर्पित एंड द हरिकेश। हिमांशु ने फर्म में लगा रखे हैं 10 करोड़ रुपए, अर्पित ने लगा रखे हैं 15 करोड़ रुपए और हरिकेशव ने लगा रखे हैं उस फर्म में 25 लाख रुपए। इनके बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं है कि इन विच रेशियो दे विल डिवाइड देयर प्रॉफिट्स। तो बताइए प्रॉफिट कैपिटल के रेशियो में बटेगा यस और नो? इक्वली। No, sir. Equally. अच्छा, कोई कुछ डिसीजन नहीं हो रखा कि भी कुछ भी एग्रीमेंट नहीं है इनके बीच में, ना कोई कस्टम है इनके यहाँ, तो रेम्यूनरेशन भी नहीं मिलेगा। कस्टम नहीं है, कोई एग्रीमेंट नहीं है, ठीक है। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा अगर कोई कस्टम या कोई एग्रीमेंट नहीं है No, इनके? sir. नो सर। सर नो सर। ना कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है, ना कोई आपको रेम्यूनरेशन मिल रहा है, तो इक्वल इक्वल आप कह रहे हो जी प्रॉफिट बांट देंगे हम, कैपिटल चाहे कुछ भी हो, ठीक है, प्रॉफिट तो इक्वल बटेंगे। तो किसको बड़ा नुकसान हुआ इस चीज से, इन तीनों में से? So 25 lakh. Harikeshav. किसको बड़ा नुकसान हुआ? Harikeshav. हरिकेशव को कैसे 15 नुकसान हुआ? करोड़ सर। अर्पित को There were 25. इसको नुकसान हुआ ना। हरिकेशव के तो मजे हो रखे हैं, बोले 25 लाख लगा के प्रॉफिट तो बराबर ही आ रहे हैं, रेम्यूनरेशन हिमांशु को लेना नहीं देता वो, ठीक है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कुछ है नहीं फर्म के अंदर, ठीक है, बोले ये बहुत ही बढ़िया काम है। लेकिन जब ये एग्रीमेंट नहीं बनाते तो बेवकूफ कहलाते हैं, ये एग्रीमेंट नहीं बनाते तो बेवकूफ कहलाते हैं अर्पित और हिमांशु। क्या ये अगर एग्रीमेंट बना लेते और एग्रीमेंट ऐसा होता जो इनके लिए भी फेवरेबल होता तो ये समझदार कहलाते? तो बिल्कुल कहलाते। तो इसलिए आपको पार्टनरशिप लॉ की नॉलेज होनी चाहिए। आपने एक बिजनेस स्टार्ट कर दिया बिना सोचे समझे, आपने उसमें इतने रुपए लगा दिए, कुछ डिसाइड नहीं किया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा नहीं मिलेगा। कल को हरिकेशव को लॉ की नॉलेज है, वो आपको नाच नचा देगा, ठीक है, पहले ही साल वो आपको नाच नचा देगा। एक तो वो इक्वल प्रॉफिट मांग के खड़ा हो जाएगा, देना पड़ेगा आपको, और वो रेम्यूनरेशन नहीं देगा, कहेगा पहला ही तो साल है, पहले साल में किस चीज का इम्प्लाइड, ठीक है, और वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं लेने देगा। तो बेटर है कि आप पार्टनरशिप के नियमों को पढ़ के फिर पार्टनरशिप स्टार्ट करो। चलिए जी, उसके बाद 13C क्या कहता है? अगर पार्टनर्स के बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, लेकिन अगर एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी गिवन एट द रेट ऑफ 15% पर एनम, एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी गिवन एट द रेट ऑफ 15% पर एनम, तो बताइए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम की रेट से मिलेगा, 15% या नहीं मिलेगा? 15%. 15% पर एनम की रेट से मिलेगा, ठीक है। फर्म के प्रॉफिट इनसफिशिएंट है तो सर प्रोपोर्शनेट मिल जाएगा जो भी आएगी उनकी। बट इफ फर्म्स प्रॉफिट्स आर इनसफिशिएंट, अगर फर्म के प्रॉफिट इनसफिशिएंट है तो ओनली प्रोपोर्शनेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी पेड। आपने बट अगर वो चार्ज की तरह ट्रीट कर रहे हैं तो उनको 15% पर एनम ही मिलेगा। हाँ बिल्कुल, अगर सिर्फ ये लाइन लिख रखी है कि इंटरेस्ट मिलेगा लेकिन ये नहीं लिख रखा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ए चार्ज, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल
मिलेगा ये लिख दिया, बट ये नहीं लिखा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ए चार्ज। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिले तो गा, लेकिन कब मिलेगा? जब फर्म में प्रॉफिट हो या ना हो? प्रॉफिट हो सर। प्रॉफिट हो। प्रॉफिट हो। ठीक है हरिकेशव, यस सर। ये जो प्रॉफिट अगर फर्म के इनसफिशिएंट होते हैं तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरा नहीं मिलता, प्रोपोर्शनेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है। क्या प्लस टू के अंदर Yes, डीकेओएल फर्स्ट चैप्टर के अंदर आपने ये क्वेश्चंस किए थे इस टाइप के? यस सर। उस केस में आप ये प्रोपोर्शनेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस रेशियो में दिया करते? सर जैसे ए का आईओसी बन रहा है 5000, बी का बन रहा है 3000, तो 5:3 में दे देंगे सर। बिल्कुल सही, बहुत सही। ठीक है, तो हम इनको प्रोपोर्शनेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, और ये प्रोपोर्शनेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस बेसिस पे प्रोपोर्शनेट किया जाएगा? इन द रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, लेकिन अगर ये लिखा होता कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी गिवन एंड इट इज अ चार्ज, तो फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट इनसफिशिएंट होते तो प्रोपोर्शनेट मिलता है, फुल मिलता? फुल मिलता सर। फुल मिलता सर। फिर फुल मिलता। ठीक है, फिर फुल मिलता। और अगर फिर फुल मिलता तो फर्म में प्रॉफिट तो है नहीं इतने, फर्म के प्रॉफिट तो थे आपके मान लो 40 लाख, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने फुल दे दिया 100 लाख रुपए का, इससे 60 लाख रुपए की क्या आ जाती? लॉस। डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी। फिर ये लॉस किस में बढ़ता? पार्टनर्स में सर। पार्टनर्स में पार्टनर्स रेशियो में? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ठीक है, फिर ये लॉस उनमें बढ़ता प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, और इन दोनों चीजों में बड़ा अंतर आ रहा है। एक तो मैं 40 लाख को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में बांटू, और एक मैं पहले 100 लाख पूरे दे दूं, ठीक है, और फिर 60 लाख का लॉस बांटू। दोनों केस में पार्टनर्स की कैपिटल अलग अमाउंट से डेबिट और क्रेडिट होगी, और बड़ा फर्क पड़ेगा इस चीज का। तो इसलिए आपको बहुत ध्यान से अपने एग्रीमेंट को बनाना चाहिए, और अगर आप एग्रीमेंट नहीं बनाएंगे तो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, बट ये नहीं लिखा कि इट इज अ चार्ज या इट इज अ कंपल्सरी पेमेंट। तो तभी मिलेगा जब आपके पास प्रॉफिट सफिशिएंट हो। इनसफिशिएंट प्रॉफिट है तो प्रोपोर्शनेटली मिलेगा। चलिए जी, अगर आपने अपनी फर्म में पैसे दिए, आपने अपनी फर्म को पैसे दिए ओवर एंड अबव योर कैपिटल अमाउंट, तो वो क्या कहलाए? लोन सर। एडिशनल कैपिटल। लोन और एडवांसेस। एक बच्चे ने एडिशनल कैपिटल बोला, किसने बोला? ईमानदारी से सामने आ जाओ। सर मी कनिका। रुक जा, मैं तेरे को बताता हूँ, अभी आ रहा हूँ मैं तेरे घर। तू सेक्टर 14 में रहती बेटा। अमाउंट कंट्रीब्यूटेड ओवर एंड अबव कैपिटल एडिशनल कैपिटल कहलाता है या लोन कहलाता है? लोन। कनिका? यस सर। बेटा क्लियर है ना? यस सर। आप अगर कैपिटल से ज्यादा कुछ दे रहे हो तो कैपिटल से ज्यादा एडिशनल कैपिटल नहीं, कैपिटल के अतिरिक्त अगर आप कुछ दे रहे हो, कैपिटल के अलावा कुछ और दे रहे हो फर्म को, तो वो लोन कहलाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आप अर्न करोगे इंटरेस्ट जितना एग्रीमेंट में लिखा हुआ है। ठीक है, और अगर एग्रीमेंट नहीं है तो 6%। ठीक है, एज पर एग्रीमेंट, और इफ देयर इज नो एग्रीमेंट देन 6% पर एनम। ये कहाँ लिखा हुआ है कि अगर एग्रीमेंट नहीं है तो 6% पर एनम मिलेगा? 13 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। 13D, सेक्शन 13D ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1930। ठीक है, चलिए जी। सर ये सेक्शन हमें याद रखने हैं? हाँ जी, सेक्शन याद रखने हैं क्या आप लोगों को? ये यस सर। हाँ बिल्कुल याद रखने हैं। सेक्शन याद नहीं रखोगे कल को फिर कोसोगे कि अंकुर सर ने हमें कहा नहीं था सेक्शन याद करने के लिए। तो मैं तुम्हें सच बता देता हूँ, सेक्शन याद होना चाहिए। चलिए, उसके बाद 13E पर आते हैं। 13E क्या कहता है? आप एक एक्टिव पार्टनर हैं। क्योंकि आप एक एक्टिव पार्टनर हैं तो आपको फर्म के बिहाफ पे बहुत सारे काम करने पड़ते हैं।
कई बार फर्म के गल्ले में पैसे नहीं, तो आपने अपनी पॉकेट से फर्म की लायबिलिटी पे की, आपने अपनी पॉकेट से फर्म के एक्सपेंसेस पे की। You paid firm's expenses, firm's liability from your own money. क्या फर्म की ड्यूटी बनती है और आपका राइट बनता है मिस्टर एक्टिव पार्टनर की फर्म आपको इंडेमनीफाई करे? Yes, sir. Yes, sir. बिल्कुल, ठीक है। तो अगर Yes, आपने sir. फर्म का बिजनेस करते हुए कुछ खर्चे किए अपनी पॉकेट से खुद के फायदे के लिए, फर्म के बिजनेस है, फर्म के बिजनेस से for the business of the firm, then the firm is duty bound and you can claim by suing the firm or other partner the payment made by you on behalf of firm. The firm shall indemnify a partner in respect of payment made and the liability incurred by him in the ordinary and proper conduct of business. अगर किसी पार्टनर ने फर्म के बिजनेस को कंडक्ट करते हुए फर्म की लायबिलिटीज को पे किया, फर्म के एक्सपेंस को पे किया, तो फर्म अब उसको इंडेमनीफाई करेगी, फर्म उस पार्टनर के एक्सपेंसेस की क्षतिपूर्ति देगी, कंपनसेट करेगी। कई बार पार्टनर अपनी अथॉरिटी से बाहर जाके काम करे, तब भी हम कहते हैं कि अगर कई बार पार्टनर फर्म की जो अथॉरिटी दी हुई है उससे बाहर जाकर काम करे, तब भी हम कहते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा हम तब कहते हैं जब उसने जो काम किया वो इमरजेंसी में किया। एक वो सेंटेंस होता है ना, एवरीथिंग इज फेयर इन, क्या होता है वो? एवरीथिंग इज फेयर इन Love and war. लव एंड, प्यार और जंग में सब जायज, ठीक है। तो इमरजेंसी में सब जायज। इमरजेंसी में क्या कोई पार्टनर अपनी इंप्लाइड अथॉरिटी से बाहर जाकर काम कर सकता है? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. क्या फर्म फिर भी लायबल होगी? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो एक्टिव पार्टनर हो और वो फर्म के अंदर, ठीक है, कुछ पावर्स एंजॉय करता है, कुछ एंजॉय नहीं करता, बट उसने वो पावर भी यूज कर डाली जो वो एंजॉय नहीं करता, लेकिन उसने ये सब किया क्यों? टू सेव द फर्म फ्रॉम द लॉस। और उसने वही किया जो एक साधारण समझदारी का इंसान सिमिलर सर्कमस्टांस में करता। आप और मैं भी यही करते, ऑर्डिनरी प्रूडेंस बोलते हैं उसको, ठीक है। एक ऑर्डिनरी प्रूडेंस का मतलब समझदारी, ऑर्डिनरी का मतलब साधारण, एक साधारण समझदारी का व्यक्ति जो करता, एक्टिव पार्टनर ने भी इमरजेंसी में फर्म को बचाने के लिए वही किया। तो अगर एक्टिव पार्टनर ने फर्म के कोई खर्चे पे कर दिए, फर्म की कोई लायबिलिटी पे कर दी और अपनी अथॉरिटी से बाहर जाके पे कर दी, खुद के पॉकेट से पे कर दी, तो क्या फर्म इंडेमनीफाई करेगी? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये 2 पॉइंट, यस सर। ये 2 पॉइंट है। तो 13 ही कहता है कि फर्म जो है वो इंडेमनीफाई करेगी, यानी कि रेम्बर्स करेगी। रेम्बर्स का मतलब वापस देगी। क्या? वे पेमेंट्स जो एक पार्टनर ने की फर्म के बिजनेस हेतु, या फिर उसने फर्म के बिहाफ पर इमरजेंसी में फर्म की रक्षा हेतु ये जो खर्चे की। एफ पॉइंट को अब डिस्कस करते हैं हम, 13F। बालकिशन, आर यू देयर? बालकिशन जी, आप यहां पर हैं क्या? मनोज, आप हैं बेटा यहां पर? Yes, sir. मनोज, विलफुल डिफॉल्ट का मतलब क्या होता है? हठीला सर। हाँ जी, हठीला। हठीला। चलिए, लक्ष्मी, विलफुल डिफॉल्ट का मतलब क्या होता तो जानबूझ के फ्रॉड करना, है? जानबूझ के गड़बड़ करना, ठीक है। विलफुल डिफॉल्ट, विलफुल नेग्लेक्ट किया, वॉलंटरी डिफॉल्ट सर। ठीक है।
हाँ, जानबूझकर आपने कुछ डिफॉल्ट किया, जानबूझकर आपने कुछ चीजों को निग्लेक्ट किया, घोर लापरवाही की आपने, ग्रॉस नेग्लिजेंस किया आपने, जानबूझकर लापरवाही किया आपने, जानबूझकर फर्म की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचने दिया आपने, और ये सब कोर्ट में साबित हो कि एक्टिव पार्टनर ने विलफुल नेग्लेक्ट किया, विलफुल डिफॉल्ट किया, क्या एक्टिव पार्टनर लायबल होगा? यस सर। Yes, Yes, sir. sir. प्रति Yes, लायबल sir. Yes, sir. Firm, Other partners. अदर पार्ट। एक्टिव पार्टनर लायबल होगा कि वो फर्म को क्या करे, कंपनसेट करे, जो विलफुल डिफॉल्ट या विलफुल नेग्लेक्ट की वजह से फर्म को लॉस लगा है। उसने अगर कोई विलफुल डिफॉल्ट किया है, फ्रॉड किया है, तो सेक्शन 10 भी लग जाए, और उसने कोई फ्रॉड तो नहीं किया बट उसने लापरवाही बरती है, जानबूझ के लापरवाही बरती है, घोर लापरवाही बरती है, तो फिर सेक्शन 13F लग जाए। सेक्शन 10 हो या 13F, सीधी सी बात एक ही है, अगर आपके, ठीक है, जानबूझकर फ्रॉड करने से या जानबूझकर लापरवाहियां बरतने से फर्म को नुकसान हुआ है, तो यू विल इंडेमनिफाई द फर्म। Firm. यहां तक होपफुली क्लियर है। इसमें एक पॉइंट इंटरेस्ट ऑन एडवांस वाला जो है उसको पढ़ के सुनाइए। कौन सुनाएगा? मान्यता पढ़ के सुनाइए इंटरेस्ट ऑन एडवांस वाला पॉइंट। Suppose a partner makes an advance to the firm in the addition to the amount of capital to be contributed by him. In such a case, the partner is entitled to claim interest thereon at the rate 6% per annum, while interest on capital account ceases to run on dissolution. The interest on advance keep running even after dissolution and up to the date of payment. बहुत सही। देखिए एक डिफरेंस आ सकता है, किस चीज में आ सकता है कि फर्म का डिसोल्यूशन कब हुआ। फर्म का डिसोल्यूशन हुआ मान लीजिए 4 जून 2020 को, और फर्म के सभी क्रेडिटर्स वगैरह की पेमेंट हुई, पार्टनर्स के लोन की पेमेंट हुई, पार्टनर को अपना लोन वापस मिला, पार्टनर को अपनी कैपिटल वापस मिली 4 दिसंबर 2020, और फर्म के अंदर जो डीड बनी हुई थी उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी अलाउड था, इंटरेस्ट ऑन लोन भी अलाउड था, बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कब तक मिलेगा? जब फर्म डिसॉल्व हो। डिसोल्यूशन 4 जून या 4 दिसंबर? 4 जून सर। 4 जून। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तभी तक मिलेगा जब तक कि फर्म डिसॉल्व नहीं हो जाए, लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन तब तक मिलेगा जब तक पैसे हाथ में ना आ जाए। तो इंटरेस्ट ऑन लोन पहली बात तो पक्का पक्का मिलता है, चाहे फर्म में प्रॉफिट हो चाहे ना हो। दूसरा, बेटा ये माइक जिसका ऑन है वो ऑफ कर लो। दूसरा, इंटरेस्ट ऑन लोन जो है, तो ये पॉइंट एक बार रिपीट कर दो, ये वॉइस की दिक्कत हो गई थी, मतलब जिसकी वॉइस रिपीट हो रही थी साथ। अच्छा ठीक है। ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ये अप टू 4 जून मिलेगा आपको, यानी अप टू द डेट ऑफ डिसोल्यूशन, जबकि इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा अप टू द डेट ऑफ पेमेंट। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन लोन और कैपिटल में अब डिफरेंस क्या हो गया? इंटरेस्ट ऑन लोन पक्का पक्का मिलेगा, चाहे डीड में लिखा हुआ है और चाहे नहीं लिखा हुआ। इफ देयर इज नो डीड तो भी इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा 6% पर एनम, जबकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा इफ देयर इज नो डीड। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन लोन इज अ चार्ज, जबकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉर्मली क्या होता है? एप्रोप्रिएशन या चार्ज? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एप्रोप्रिएशन, वो जस्ट प्रॉफिट का बंटवारा है, वो कोई कंपल्सरी पेमेंट नहीं। इसलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर कुछ नहीं कहा तो उतना ही मिलेगा जितना फर्म के अंदर प्रॉफिट है, जबकि इंटरेस्ट ऑन लोन फुल मिलेगा चाहे फर्म में प्रॉफिट ना हो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है अप टू द डेट ऑफ डिसोल्यूशन, जबकि इंटरेस्ट ऑन लोन तब तक मिलेगा जब तक कि आपके हाथ में पैसा ना आ जाए। तो इंटरेस्ट ऑन लोन में इस एग्जांपल के अंदर कितने महीने का ब्याज ज्यादा मिलेगा? 6 महीने का। 6 महीने का। 6 months। 6 मंथ का इंटरेस्ट ज्यादा मिलता है। चलिए, ये आपके सेक्शन 13 के सारे पार्ट्स हमारे कंप्लीट हो गए। सेक्शन 14 जो है वो है पार्टनरशिप प्रॉपर्टी।
पार्टनरशिप प्रॉपर्टी को और किस नाम से जाना जाता है? इसको जॉइंट स्टॉक के नाम से जानते हैं हम। सेक्शन 13C भी एक बार रीड करके एक्सप्लेन कर दो, मतलब जो उसमें लिखा हुआ है। ठीक है, सेक्शन 13C कहता है कि फॉलोइंग एलिमेंट मस्ट बी देयर बिफोर अ पार्टनर कैन बी इंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन द मनी ब्रॉट बाय हिम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तभी मिलेगा जब या तो एक्सप्रेस एग्रीमेंट में लिखा हुआ हो, या फिर आपकी फर्म की ऐसी कोई प्रैक्टिस रही है कि आप देते रहे हो, या आपके पूरे ट्रेड में ही ये कस्टम है। पूरे ट्रेड का मतलब पूरी जिस एरिया में आप काम करते हो ना, वहां पर ये देना जरूरी है, पूरे एरिया की कस्टम है, या फिर किसी अन्य लॉ के अंदर लिखा हुआ है जिसके तहत आप बिजनेस कर रहे हो कि यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना जरूरी है। मान लो आपका जो पर्टिकुलर बिजनेस है उस पर कोई स्पेशल लॉ लग रहा है, और उस बिजनेस के अंदर जो स्पेशल लॉ लग रहा है वो कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जरूरी है तो देना पड़ेगा, एग्रीमेंट कर रखा है तो देना पड़ेगा, कस्टम है आपके यहाँ तो देना पड़ेगा, या पर्टिकुलर ट्रेड की पूरी इंडस्ट्री की कस्टम है तो देना पड़ेगा आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ओके सर। हाँ जी, अभी रीजॉइन कर लेना सभी बच्चे। ओके सर।